जी अस्सलाम वालेकुम जी। चैप्टर नंबर 8 टेस्ट डिस्कशन कहता है प्राइम कॉस्ट क्या होती है? सम ऑफ बच्चों ऑल डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होता है उसे भी ऐड करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्वर्जन कॉस्ट? बच्चों कन्वर्जन कॉस्ट में मटेरियल जो है ना इसको कन्वर्ट करने की कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स में फिक्स भी होते हैं बच्चों, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी होते हैं और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी होते हैं। ये जब चैप्टर पढ़ा था तब बताया था। ए रेस्टोरेंट हैज फॉलोइंग कॉस्ट इन अ पीरियड जी। कहता जी बताएं व्हाट आर इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर मील के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेजेस ऑफ द किचन स्टाफ, ये तो भाई वो मेन लोग हैं ना जो कि चीज को बनाने में मसरूफ है, ये तो डायरेक्ट लेबर है। डेप्रिसिएशन ऑफ किचन इक्विपमेंट, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है जी, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन जो है ये फैक्ट्री की कॉस्ट कह लें, ये आप कह लें जी प्रोडक्शन ओवरहेड्स कह लें। कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट फॉर मील, बच्चों जो मेन चीज है वो तो डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा ना जी। रेंट पेड फॉर द रेस्टोरेंट बिल्डिंग, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है जी, तो ये जवाब है। कहता विच आइटम इज अ डायरेक्ट कॉस्ट? कहता रॉयल्टी पेड जो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे, कहता ये डायरेक्ट कॉस्ट है, बाकी सब इनडायरेक्ट कॉस्ट है, देख लीजिएगा। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लासिफाइड एज अ डायरेक्ट लेबर एज अपोज टू इनडायरेक्ट लेबर? कहता डायरेक्ट लेबर कौन सी चीज होगी जी? सिक्योरिटी गार्ड जो फैक्ट्री का है बिल्कुल प्रोडक्शन कॉस्ट है, लेकिन ये प्रोडक्शन ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट है। वेजेस ऑफ ऑपरेटर इन द कटिंग डिपार्टमेंट, कहता वो बंदा जो कटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, मेन जो चीज आपकी बन रही है उस पर काम कर रहा है, इधर डायरेक्ट लेबर है जी। स्टोर कीपर जो है बच्चों ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है जी। कहता वेजेस ऑफ फोक लिफ्ट ट्रक ड्राइवर हु हैंडल रॉ मटेरियल, ये तो आपको उसमें भी लिखा हुआ है ना, किताब में भी लिखी हुई है बातें सारी। ये है तो कॉस्ट, बिल्कुल कॉस्ट है, फैक्ट्री की कॉस्ट है, लेकिन ना फैक्ट्री के ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट है जी। कहता करेक्ट एंट्री बताएं टू रिकॉर्ड इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल ने किधर इशू होना है बच्चों? डब्ल्यूआईपी में जाना सीधा सीधा इसने, तो डब्ल्यूआईपी डेबिट और इन्वेंट्री जो है रॉ मटेरियल वाली क्रेडिट जी। जी ये है ड्यूरिंग द पीरियड इतना डायरेक्ट मटेरियल ये। अच्छा कहता व्हाट इज द करेक्ट एंट्री टू रिकॉर्ड इशू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल? याद रखना बच्चों इनडायरेक्ट मटेरियल की एंट्री क्या होती है, हमेशा याद रखना है। इसने पहले जाना है प्रोडक्शन ओवरहेड्स ने जो असल में इसका काम है, फिर मेरे भाई इन्वेंट्री इन्वेंट्री रॉ मटेरियल क्रेडिट, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स ने क्या होना है डेबिट। ये लिखी भी हुई है किताब के ऊपर, ये वाली एंट्री प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाएगा और इन्वेंट्री रॉ मटेरियल वाली क्रेडिट, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड से आगे जाएगा किधर? डब्ल्यूआईपी के अंदर जी। कहता व्हाट इज द करेक्ट एंट्री फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 21 इन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम? इसमें इकट्ठी एंट्री होती है ना। कहता जी ए बिजनेस स्टार्टेड ऑपरेशन ऑन 1 सितंबर 2020 जी। अच्छा जी, यानी इसका मतलब है अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है 30 जून पे 21 पे, तो स्टार्ट कब हुआ होगा? यानी पिछला खत्म कब हुआ? 30 जून 20 पे, यानी इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 1 जुलाई 2020। इधर करके तकरीबन एसेट लिया जी 1 सितंबर पे, यानी 10 महीने रेलिवेंट लग रहे हैं जी मुझे, तो 6 महीने अगले साल के, 4 महीने सितंबर से दिसंबर तक, तो 10 महीने की डेप्रिसिएशन लेनी है। कहता कॉस्ट है 82 मिलियन, लाइफ है 20 ईयर्स और रेजिडुअल वैल्यू 10 है जी। तो ये बनेगा मेरे मासूम दोस्तों -10 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 10/12, जवाब आएगा जी 3.6 मिलियन। ये आपकी है जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। लेकिन बात मेरे चांद ये है, कहता एंड रेजिड, अच्छा कहता 2/3 ऑफ द फैक्ट्री एरिया इज यूज फॉर प्रोडक्शन और रिमेनिंग हो रही है ऑफिस में। तो बच्चों अब ये 3.6 की दो ये बन जाएंगी ना। अब कुछ है जी प्रोडक्शन ओवरहेड जो फैक्ट्री का हिस्सा, वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और कहता नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं जी 1/3। अब बच्चों ये बनेगा अल्लाह भला करे आपका 2.4, 2/3 का मतलब यही होता है ना 3.6 मल्टीप्लाई बाय 2/3, दो हिस्से प्रोडक्शन ओवरहेड्स के, एक हिस्से का एक्सपेंस इधर चला जाएगा, ये 3.6 हो जाएगा जी। ये जवाब है जी बच्चों इसका, ये 3 बनेगा, ये 3 बनेगा मेरा ख्याल है, गलत हो गया, ये 3 बनेगा मेरा ख्याल है। कैलकुलेट कर लीजिए, मैं कर लेता हूँ यार, ये गलती ना हो जाए फिर। 72 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 12, 3 बनता है बच्चों। तो 3, 2 हिस्से इधर हो गए ना, ये और ये, तो ये बन जाएगा। तो प्रोडक्शन ओवरहेड में चला जाएगा जी 2, और नॉन प्रोडक्शन में यानी ऑपरेटिंग में चला जाएगा ये, तो ये जवाब है जी, ऑपरेटिंग में 1 चला जाएगा। कहता व्हाट इज द डबल एंट्री फॉर द इशुएंस ऑफ फॉर द इशू ऑफ रॉ मटेरियल? कहता जी 19.6 का
मटीरियल है और ₹3.2 का इनडायरेक्ट है। तो बच्चों इसकी लहदा एंट्री कर लेना। ये होगा मेरे भाई डब्ल्यू, जो रॉ मटेरियल जो डायरेक्ट मटेरियल है वो तो सीधा सीधा WIP में जाएगा। WIP डेबिट और क्रेडिट आपका इन्वेंटरी रॉ मटेरियल जी, या जो भी आपने लिखना है इसमें आपने मटेरियल कंट्रोल अकाउंट लिखना, जो भी लिखना। और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो अभी आपको बता के आया, वो पहले प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाएगा जी। ये जो 3.2 उन्होंने कंपाउंड एंट्री की है, आप लहदा भी कर सकते हैं। 3.2 से डेबिट प्रोडक्शन और WIP डेबिट 19.6 से। ये डायरेक्ट है ना, ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट जी। और टोटल मटेरियल कंट्रोल अकाउंट इतने से लहदा करनी है तो ये बनेगा WIP डेबिट 19.6 से और क्रेडिट मटेरियल कंट्रोल अकाउंट इसकी लहदा करनी है 3.2 से डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड और क्रेडिट हो जाएगा बच्चों मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 3.2 से। उम्मीद है बात समझ गए हैं जी। अच्छा, कह रहा व्हाट इज द अमाउंट दैट विल बी डेबिटेड टू प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट। ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, जरा लेंथी है, जरा देख लीजिएगा। असल में इसके अंदर ना एक तो है इनडायरेक्ट लेबर, एक है डायरेक्ट लेबर। और याद रखिएगा जो डायरेक्ट लेबर का ओवर टाइम है ना वो जाना है प्रोडक्शन ओवरहेड्स में, और इनडायरेक्ट सारा का सारा। कहता इन अ मंथ, कहता जी द डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर्स वर्कड, डायरेक्ट वाले 740 आवर्स। कहता इसमें से 110 और जो है वो जनरल ओवर टाइम है जी। डायरेक्ट लेबर इनका जो ओवर टाइम है जी 110 घंटे ऑर्स हैं ये ऑर्स। इसका जो ओवर टाइम का प्रीमियम है ना बच्चों, प्रीमियम जो है, प्रीमियम ओरिजिनल नहीं, जो प्रीमियम है वो देखें कितना है। कहता डायरेक्ट प्रोडक्शन है बेसिक रेट 840 और कहता एंड इनडायरेक्ट का बेसिक रेट 600। कहता ऑल ओवर टाइम इज पेड एट टाइम प्लस 1/3, यानी इसका ये होगा 840 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1, ये 280 बच्चों। ये कैसे आया? 840 तो नॉर्मली देना ही देना है, इससे मजीद 1/3 ज्यादा देना है जो कि प्रीमियम है, प्रीमियम। ये चला जाएगा मेरे मासूम दोस्तों 110। ये ओवर टाइम इन्होंने किया इसका 840 तो मिलना ही मिलना है, वो तो डायरेक्ट का चला जाएगा ना प्राइम कॉस्ट में, ओवर टाइम प्रीमियम प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाएगा जी। ये है जी 30,800। और इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट सारा का सारा चला जाना है जी जी। कहता जी इनडायरेक्ट लेबर 200 घंटे, कहता जिसमें से 40 जो है वो ओवर टाइम है। अच्छा जी, अब इस तरह देखें जी, अब इसका मतलब है जो 160 है, जो नॉर्मल ऑर्स हैं उनके वो हैं जी 160, उसके पैसे उनको मिलने हैं नॉर्मल वाले 600 रुपया। ये जवाब आ जाएगा, बताइएगा शेर साहब। और बाकी जो ओवर टाइम वाले हैं इसके ज्यादा पैसे मिलने हैं। इधर मैंने इसलिए ओवर टाइम प्रीमियम को लहदा किया था क्योंकि वो सिर्फ प्रीमियम जाना है ना, इधर इधर तो सारा का सारा इंडायरेक्ट में चले जाना है। 40 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कितना बनेगा इसका? 200 बनेगा मेरा ख्याल है, 200 ना। तो ये 600 प्लस 200 800 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आता है? 90। इधर ये कितना बना? ना चांद, ऊपर वाला भी ऐड करो ना ये। ठीक है, इनडायरेक्ट तो सारा का सारा बच्चों प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाना है ना। मैंने ओवर टाइम का प्रीमियम लहदा नहीं किया इनडायरेक्ट में, वो तो मैंने और उनके एक ही दफा लहदा कर दिया ना, वो तो सारा का सारा यही जाना है। अगर आपने ऐसे नहीं करना, आप इधर लिखें 200, 200 मल्टीप्लाई बाय 600। ठीक है, ओवर टाइम भी सारा कुछ। अब प्रीमियम लहदा से निकालें 40 मल्टीप्लाई बाय 200, फिर भी जवाब वही आना है। ले जी, ये जवाब है। इधर कहता है बताएं वर्क इन प्रोग्रेस में कितना जाना है फ्रॉम वेजेस कंट्रोल अकाउंट। भाई वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ये है प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाना है इनडायरेक्ट में, पहले प्रोडक्शन में फिर WIP में। जो डायरेक्ट हैं वो सीधा का सीधा जाने हैं किधर बच्चों? WIP में। इधर डायरेक्ट की बात पूछ रहे, तो भाई सिंपल सी बात है, डायरेक्ट में कितना जाना है जी? 740 घंटे। इनको नॉर्मल सैलरी तो देनी है ना मेरे चांद, वो है जी 840 रुपए। तो ये बता दें कितना जाना है जी 6,21,600। ये तो आसान हो गया ना, इसमें तो मसला नहीं है जी। कहता व्हाट इज द डबल एंट्री फॉर द अबव लेबर कॉस्ट। कहता पेरोल टोटल है 23.7 का, 3.7 कहता इनडायरेक्ट वेजेस हैं और रिमाइंडर ये है। तो बच्चों अभी ऊपर करके तो आए हैं, डायरेक्ट वाला जाता है जी WIP में और इनडायरेक्ट वाला पहले प्रोडक्शन में जाएगा, और ये टोटल कंट्रोल अकाउंट जो है वेजेस का या पेरोल जो भी करना ये क्रेडिट हो जाएगा।
कहता है जी फैक्ट्री ओवरहेड कैन बी एब्जॉर्ब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। भाई एब्जॉर्प्शन रेट में बताया था ना आपको, एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला है बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। अब कैपेसिटी ऑर्स में भी हो सकती है, मशीन और भी हो सकते हैं, लेबर के भी हो सकते हैं, ये एक नई चीज है। इस तरह भी कह सकते हैं, ये एक सवाल है इस तरह के जो हमने चैप्टर नंबर 8 में मैंने करवाए थे। कहता प्राइम कॉस्ट का इतना परसेंट, इतना परसेंट, ये एब्जॉर्ब ओवरहेड्स हैं। इस तरह भी निकाला जा सकता है। फिक्स अमाउंट ऑफ पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऐसे भी निकाला जा सकता है, ठीक है ना जी। ऑल ऑफ द अबव। कहता जी बताएं व्हाट एंट्री कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में होनी है ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्ट। भाई फिनिश गुड डेबिट और इन्वेंट्री जो है WIP की क्रेडिट जी। कहता व्हाट वाज टोटल एब्जॉर्ब ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब ओवरहेड्स आते कैसे हैं भैया, पहले एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लें, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। एब्जॉर्प्शन रेट इसने खुद बता दिया 425 पर मशीन और बेस्ड ऑन बजटेड एक्टिविटी लेवल ऑफ 14,400। ये निकाला कहता हमने किस बेसिस पे, नॉर्मल पे नहीं बजटेड पे। चलो बहरहाल खुद कह रहा है तो क्या कर सकते हैं। इन द पीरियड कवर्ड बाय बजट एक्चुअल मशीन ऑर्स वर 2% मोर देन बजटेड, ठीक है जी। कहता जी ये है जी 12,400, इससे ना 2% ज्यादा है जी, जो क्या है एक्चुअल 2%, सॉरी 1.02। ये कितना आया जी, कितना 648। ये आपके पास आ गए एक्चुअल ऑर्स, ठीक है ना। एक्चुअल यूनिट्स यहाँ जो भी कैपेसिटी आपने इस्तेमाल की है फॉर्मूला में, जरूरी नहीं यूनिट्स ही हो, ऑर्स हैं। ये क्या है, एब्जॉर्प्शन रेट इसने आपको खुद दिया हुआ है, एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल ऑर्स। ये है जी 450। बताएं कितना आता है, ये आएगा मेरा ख्याल है, आ गया 5375400 400 सॉरी 425 सॉरी आ गया जी, ये आ गया जी। कहता व्हाट वाज टोटल ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन। अंडर ओवर का फॉर्मूला कहता है एब्जॉर्ब ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल। कहता जी अच्छा जी, अब आप निकाल लेना जरा, ये आते कितने हैं, ये आते थे 5375400 53। ये आपके पास एब्जॉर्ब हैं, एक्चुअल कितने हैं 5638,900। कितना आया जी, ये मेरा ख्याल ये आता है। अब आप देखें एक्चुअल ज्यादा है, एक्चुअल ज्यादा है, तो बच्चों ये नेगेटिव में जवाब आएगा, और नेगेटिव में जब भी जवाब आता है अंडर होते हैं, क्या होते हैं, चाहे अंडर हो ओवर हो, फॉर्मूला हमेशा यही होगा, पहले एब्जॉर्ब आएंगे फिर एक्चुअल आएंगे, ठीक है। ये अंडर है, देखो एब्जॉर्ब कम है एक्चुअल ज्यादा है, इसे कहते हैं अंडर एब्जॉर्ब। ये जवाब सही आया भाई। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ओवर एब्जॉर्ब। ओवर एब्जॉर्ब का मतलब एब्जॉर्ब ओवरहेड ज्यादा है एक्चुअल से, जिसकी तरफ मुंह खुला वो जवाब है जी, मतलब वो ज्यादा है। कहता व्हाट एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। जब एक्चुअल इनकर्ड हो जाते हैं तो बच्चों कैश, बैंक पेएबल, क्रेडिट और प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट। कहता व्हाट एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड। भाई जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो WIP डेबिट। अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्जॉर्ब, जब आपको कॉस्ट एलोकेट कर देते हैं, पूरे पता चल जाते हैं आपको, तो WIP में जाना ना इस इन्होंने, ये डेबिट और प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्रेडिट जी। कहता व्हाट एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड फॉर ओवर एब्जॉर्ब। ओवर एब्जॉर्ब का मतलब है जी एब्जॉर्ब ज्यादा, तो आपने कॉस्ट ज्यादा एलोकेट की है ना, कॉस्ट एब्जॉर्ब की बेसिस पे एलोकेट होती है, तो कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा रिकॉर्ड की है, उसे कम कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट जी। कहता कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। भैया कंज्यूम में क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस जो परचेजेज हैं जी 4,10,000, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न, तो ये 390 हो जाएगा। 75,000 प्लस 390,000 माइनस कर दें क्लोजिंग, तो कंज्यूम आ जाएगा आपके पास जी। क्या था कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, बिल्कुल सही है, कंज्यूम ही चाहिए। डायरेक्ट लेबर आ जाएगी, ये इनडायरेक्ट नहीं आना। डेप्रीसिएशन ये इनडायरेक्ट है, ये नहीं आना, ये भी नहीं आना बच्चों। रेंट, ये रॉयल्टी आनी है 12,000, तीनों को ऐड कर लें, ये 432 आ जाएगा। कहता कैलकुलेट प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अब सिर्फ आपने इनडायरेक्ट लेने हैं 12,500। कहता 80% रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इसका 80% कर लें जी, ये आएगा 80%। बाकी नॉन प्रोडक्शन से रिलेट कर रहा होगा ना। रेंट एंड यूटिलिटीज एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्री, ये 19,800 ऐड कर लें जी, फैक्ट्री का खर्चा है जी जी, ये ऐड कर लें 12,500 प्लस 19,800, 24,000 का 80%, ये इतना समथिंग आ जाएगा। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जी, तो टोटल में तो सारी आ जानी है ना, बस प्रोडक्शन वाला देख लीजिएगा, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल, ये 80% होगा जी। ये
बाकी नॉन प्रोडक्शन है। फैक्ट्री का रेंट यूटिलिटीज ऐड होगा जी, रॉयल्टी ये वैसे डायरेक्ट एक्सपेंस है, सबको ऐड कर लें जी, ये जवाब आएगा। बस इसे 80% कीजिएगा 24,000 को, ये ख्याल कर लें। कहता कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर्ड कह रहा है। कहता फैक्ट्री कॉस्ट ये है बच्चों, प्राइम सॉरी WIP को ऐड करें ना आप, WIP को ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आएगी, लेस कर दें बच्चों आप किसको, क्लोजिंग वाले को, ये लें, ठीक है जी। और नहीं एक और चीज भी माजरत, कहता ये जो परचेज है WIP की टू फुलफिल एन, ये परचेज ऐड होगी ना, आप इस तरह करें, ये पकड़ें, इसमें ओपनिंग ऐड करें प्लस 30,000 ऐड करें, माइनस 35,000 कर दें, तो आपके पास आ जाएगा, अल्लाह भला करे, जवाब जी कितना जी, 518 से आ रहा है, ये 30,000 ऐड किया आपने जी, ये आ गया जी। कहता कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपके पास मैन्युफैक्चर्ड आ गई बच्चों। अब आपने क्या करना है, इसमें ओपनिंग ऐड करना है, परचेज अगर है इफ एनी वो ऐड करें, लेस कर दें क्लोजिंग बच्चों, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ये फॉर्मेट आपको बताया था। कहता जी कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग WIP ऐड करें माइनस क्लोजिंग कर दें, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी जी। आगे कहता जी एंटिटी हैज पॉलिसी ऑफ होल्डिंग नो इन्वेंट्री, कहता उनके पास इन्वेंट्री होती नहीं है ना रॉ मटेरियल की, ना ही बच्चों होती है उनके पास WIP की, ना ही फिनिश गुड की, तो बच्चों फिर तो बड़ा सेम है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। कहता जी ड्यूरिंग द ईयर इट ओनली प्रोड्यूस गुड्स फॉर रॉ मटेरियल परचेज, तो बच्चों फिर सिंपल बात है, जो फैक्ट्री कॉस्ट है वही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ये तो एंड पे वो किताब पे लिखा भी हुआ है शायद जी। कहता कंज्यूम बता दें बच्चों, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है जी, ये लें रॉ मटेरियल का ओपनिंग, ये क्लोजिंग, रॉ मटेरियल ये पकड़े, उसमें ये परचेजेज ऐड करें और ये क्लोजिंग लेस कर दें, कंज्यूम आ जाएगा बच्चों, कौन सा मुश्किल है। कहता व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्राइम कॉस्ट, जो जनवरी में इंकर्ड हुई, प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट कह रहा है जी, मटेरियल परचेज यस डायरेक्ट कॉस्ट, ओपनिंग रॉ मटेरियल 80,000 ऐड कर दें जी और इसको कर दें लेस, आपके पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद कहता है जी ग्रॉस पेरोल है जी 2 मिलियन का, कहता है डायरेक्ट है 50%, कितना बच्चों, तो जो जवाब आएगा कंज्यूम का उसमें 50% यानी 1 मिलियन ऐड कर दीजिएगा, 5 लाख में 80,000 ऐड करें माइनस करें 120,000, ये अल्लाह भला करे आएगा 460 समथिंग, उसमें क्या उसका नाम है जी, आप 1 मिलियन ऐड कर दें, ये जवाब आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया। बजटेड कैपेसिटी बच्चों, भैया बजटेड ये गलत है भाई जवाब, ये देख के पता चल रहा है मुझे। बजटेड कैपेसिटी में भी यूनिट्स में भी हो सकती है, ऑर्स में भी, केजी में भी, ऑल ऑफ द अबव है भाई इसका जवाब। जरा आपने जिन्होंने चेक मतलब इसको सही करवा दीजिएगा। एक अपडेट सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 6 में भी एक मसला था, वो भी याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मोस्टली लाइकली टू बी सेम एट एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेबर ओवर टाइम बच्चों जितना लेबर ज्यादा काम करेगी ओवर टाइम उतना ज्यादा, वेरिएबल है ये। मटेरियल जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या उसका नाम वेरिएबल होता है, ये भी ज्यादा अगर काम हो रहा है तो मटेरियल भी ज्यादा इस्तेमाल होगा, डायरेक्ट मटेरियल भी वेरिएबल है, फैक्ट्री रेंट नहीं बढ़ना भाई जी, ये फिक्स होता है। रॉ मटेरियल विच आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बट आर नॉट इजीली आइडेंटिफाइबल, कहता जी वुड बी नोन एज, बच्चों वो फिर ये होता है वो इनडायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट आता किधर है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में ना, सही है जी, इसमें तो नहीं आएगा, ये तो नहीं होगा ना, डायरेक्ट ओवरहेड थोड़ी होगा, डायरेक्ट ओवरहेड तो होता ही नहीं है, गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट फॉर कैलकुलेटिंग अ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, बच्चों ये तो आप माशाल्लाह कर लेंगे ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ओवर टाइम प्रीमियम पे टू डायरेक्ट लेबर, बच्चों ये आता है जी प्रोडक्शन ओवरहेड्स में, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जिसे कहते हैं। पीरियड कॉस्ट क्या होती है, याद रखना पीरियड कॉस्ट वो है बच्चों जो कि कभी भी चीज की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती बल्कि एक्सपेंस आउट होती है। अब चाहे वो चैप्टर नंबर 6 है यानी नॉन करंट एसेट की कॉस्ट निकाल रहे हैं, चाहे इन्वेंट्री की कॉस्ट निकाल रहे हैं, बच्चों कभी भी इसने चीज की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना, इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट। ये चैप्टर नंबर खैर 7 है और 8 है मैन्युफैक्चरिंग वाला, तो कहता है कॉस्ट रिलेट्स टू अ टाइम पीरियड, ये पीरियड कॉस्ट वही होती है ना जिसकी खास टाइम पीरियड से इसका रिलेशन हो। कहता है नॉट इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। कहता सारी की सारी को आपने एक्सपेंस आउट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला एमसीक्यूज आ सकता है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी अपीयरिंग इन एनालिसिस ऑफ एक्सपेंस बाय नेचर, ये असल में चैप्टर नंबर 9 में ये बात लिखी थी, चलें बहरहाल इधर आ गई है,
बाय नेचर का मतलब है जी, एक होता है एक्सपेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी, एक होता है एक्सपेंस विद रिस्पेक्ट टू नेचर। नेचर का मतलब है अपने अपने नामों से एक्सपेंस दिए हो। सैलरी अपना एक खास एक्सपेंस है, फाइनेंस कॉस्ट एक अपना एक्सपेंस है, एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग ये है जी एक्टिविटी के हिसाब से। चैप्टर नंबर 9 में ना अगर आप गौर फिक्र करें किताब में लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू नेचर एक्सपेंस क्या होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी, वो प्लीज पढ़ लीजिएगा। व्हेन आर स्टोरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड, बच्चों एक चीज याद रख लें, स्टोरेज कॉस्ट कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है फिनिश गुड की। ये पहली बात, इसे लिख लें कहीं, फिनिश गुड की स्टोरेज कॉस्ट कभी भी एसेट की इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। हाँ, अगर आपने स्टोरेज कॉस्ट इंकर्ड की, स्टोरेज कॉस्ट का मतलब है चीज को स्टोर करने की कॉस्ट, वो रेवेन्यू एक्सपेंस है। हाँ, अगर कभी आपने रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए बच्चों की कॉस्ट इंकर्ड कर ली और वो जरूरी थी फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोसेस के लिए, उसके बगैर प्रोसेस हो ही नहीं सकता था, चीज को सुखाने वगैरह की कॉस्ट, आपने फर्नीचर बनाना था, लकड़ी लेके आए, लकड़ी को मोल्ड किया आपने, अब लकड़ी को 4-5 दिन सूखने में लगने हैं बच्चों, अब ये रॉ मटेरियल है ना। अच्छा जी, अब आपने क्या उसका नाम है जी, जब रॉ मटेरियल आया उसको स्टोर करने की कॉस्ट एसेट की कॉस्ट, इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी अगर वो जरूरी है, प्रोसेस का पार्ट है। एक बात ये, और जो फिनिश गुड है उसकी स्टोरेज कॉस्ट कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी जी। ये है जी, कहता है जी फिनिश गुड की स्टोरेज कॉस्ट नेवर पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट, माजरत भैया, वेरिएबल प्रोडक्शन है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, डायरेक्ट लेबर भी है, ऊपर भी बता दिया था, डायरेक्ट लेबर प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड में सारे आ जाते हैं जी, वेरिएबल भी फिक्स भी, तो ये नहीं है जी, ये नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नहीं है। कहता है व्हाट इज नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम कैपेसिटी नहीं, नहीं ये कहता मिनिमम ये भी नहीं होती भाई, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन अचीव ऑन एवरेज, कहता है ये होती है नॉर्मल कैपेसिटी, ये बहुत सारे सालों के तजर्बे की बेस पे आपके सामने आती है, अंधाधुन ये बजटेड नहीं होती, ये होती है जी सेवरल ईयर्स की रिसर्च के बाद जो आपके सामने चीज आती है उसे नॉर्मल कहते हैं जी। ये सवाल है जी कहता है ये वो सवाल है ना, कहता है जो डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल प्रोडक्शन है, ओवरहेड्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसके लिए कौन सी कैपेसिटी रेलिवेंट है, एक्चुअल बच्चों, और जो फिक्स ओवरहेड्स हैं इसके लिए दोनों में से हायर। याद रखना पेपर में सवाल आ सकता है, कहता है जी अब क्या उसका नाम है, अब आपको पता है ना बच्चों, हमने एब्जॉर्प्शन रेट को खुद तोड़ा था किस में, पर यूनिट पे, एब्जॉर्प्शन रेट हमने खुद निकाला था फिक्स ओवरहेड्स का, उसके लिए हमने क्या किया था, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। तो याद रखना बच्चों, फिक्स ओवरहेड्स के लिए जो कैपेसिटी का इस्तेमाल होता है वो नॉर्मल का होता है, बाकी जितनी भी चीजें हैं, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वो तो एक्चुअल हमें पता होता है बच्चों जी, वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसके लिए एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन रेलिवेंट है, सिर्फ फिक्स ओवरहेड्स के लिए नॉर्मल है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, किताब में लिखा भी हुआ है, अगर फिक्स ओवरहेड के केस में नॉर्मल कैपेसिटी कम है और एक्चुअल ज्यादा है तो बच्चों फिर आप फिक्स ओवरहेड के केस में भी एक्चुअल को प्रेफरेंस दे देंगे। सादा बात, जोन सी मर्जी चीज है बच्चों, सबके लिए एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन रेलिवेंट है, एक्सेप्ट फिक्स ओवरहेड्स। फिक्स ओवरहेड्स में जो दोनों में से हायर है, एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन या नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, वो रेलिवेंट है बच्चों। दादाजी विद द परस्पेक्टिव ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, डायरेक्ट वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, अदर कॉस्ट, कहता इसके लिए रेलिवेंट है एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है। विद परस्पेक्टिव ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, कहता है द लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर फिक्स प्रोडक्शन, इसके लिए नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन है जी, नॉर्मल असम्पशन यही होती है जी। अगर कभी पेपर कह दे क्या फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन रेलिवेंट है, आपने कहना यस, अगर नॉर्मल कम है जी एक्चुअल लेवल से, ये किताब में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 8 में जी, वो डिब्बा सा बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है, जिधर अंडर और ओवर एब्जॉर्ब नहीं लिखा, उसके नीचे 2.6 है शायद, उसके नीचे लिखा है। आगे आ गया, कहता व्हाट डज प्रोडक्शन कैपेसिटी, कहता व्हेन कब रिप्लेस करती है फिक्स ओवरहेड्स में, अभी आपको बता के आया जब एक्चुअल ज्यादा है नॉर्मल से। अंडर वर्क सर्कमस्टांसेस स्टोरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर, कहता जी फर्दर प्रोसेस में भी इंक्लूड, कहता ओनली इफ स्टोरेज कॉस्ट आर सिग्निफिकेंट। नॉर्मल असम्पशन ये होती है जी, जब भी पेपर में आ गया कि रॉ मटेरियल के केस में अगर हमने चीज को स्टोर किया है कि एसेट की इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, आपने कहना यस। फिनिश गुड में तो बनता ही नहीं है, इधर बनता है अगर कॉस्ट सिग्निफिकेंट, अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो नॉर्मली इसे भी एक्सपेंस आउट ही करते हैं। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या है, कहता है इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो वेरी करती है लेवल प्रोडक्शन वॉल्यूम के हिसाब से।
मेन पर्पस क्या है बच्चों मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का, ताकि ये किताब में लिखा भी था, थ्योरी पढ़ लीजिएगा, टू डिटरमिन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या सोल्ड। इंटीग्रेटेड सिस्टम कहता है वेयर इज द फैक्ट्री लेजर टिपिकली मेंटेन, बच्चों इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जनरल लेजर। ये याद कर लेना, ये एक बात ही छोटी सी, ये शायद लेक्चर में कवर नहीं हुई। इंटीग्रेटेड सिस्टम में वेयर इज द फैक्ट्री लेजर टिपिकली मेंटेन, कहता एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द जनरल लेजर। जनरल लेजर जो है ना, बस इसके अंदर उसकी फैक्ट्री लेजर जनरल लेजर के अंदर आ रहा होता है, सही है, ठीक है बच्चों, बस इसको याद कर लीजिएगा। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या है, कहता जी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट है प्राइम कॉस्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स। जी कहता सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, कहता फुल प्रोडक्शन कॉस्ट एंड फुल कॉस्ट ऑफ यूनिट सेम है बच्चों, सेम कहाँ है, फुल कॉस्ट के अंदर तो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी आते हैं। फुल कॉस्ट ऑफ यूनिट इंक्लूड फुल प्रोडक्शन कॉस्ट एज वेल एज नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट एडमिन यानी सेलिंग। जी ये स्टेटमेंट 2 सही है। विच अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट यूजिंग कॉमन इनपुट ऑफ डेटा, बच्चों ये होता है इंटीग्रेटेड में। कहता व्हाट वेयर शुड अमाउंट रिलेटेड टू इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर बी ट्रांसफर्ड, बच्चों प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आएगा ना, प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनडायरेक्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्री डिटरमिन्ड एब्जॉर्प्शन रेट, जी एलोकेट, बच्चों इसकी मदद से तो हम फिक्स ओवरहेड्स निकालते हैं जी पर यूनिट, जी फिर एब्जॉर्ब भी बल्कि इसी की बेसिस पे निकालते हैं जी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अंडर ओवर एब्जॉर्ब, एक्चुअल एब्जॉर्ब ओवरहेड्स पहले फिर वो हो, ये सही करना पड़ेगा भाई, ये देखो ना, ये है एब्जॉर्ब ओवरहेड्स माइनस, ये सेम ही हो गया ना, ये 2 गलतियां आ गई इसमें, जरा देख लीजिएगा। जी कहता व्हेन रिकॉग्नाइजिंग अंडर एब्जॉर्प्शन व्हिच अकाउंट इज क्रेडिटेड, अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब है आपने कॉस्ट कम किताबों में रिकॉर्ड की, कॉस्ट से डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्रेडिट, जी ये क्रेडिट होंगे प्रोडक्शन ओवरहेड। प्राइमरी पर्पस क्या है जी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का, टू असर्टेन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड। एक इसका और पर्पस भी था, ऊपर रिपीट हुआ मेरा ख्याल है। वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट प्रोडक्शन कॉस्ट फ्रॉम नॉन प्रोडक्शन, भैया जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट है, जो नॉन प्रोडक्शन है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है। अगर आप दोनों को मिक्स कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल ही आपको पता ही नहीं होगी चीज़ की असल में कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेल जो है जो जी कहता तो वैल्यू क्लोथिंग स्टॉक यानी इन्वेंट्री एक्यूरेटली, सही है ना, जब आपको चीज़ की कॉस्ट के नहीं पता, आपको ये नहीं पता मेरी चीज़ पड़ी कितने की हुई है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग नॉन प्रोडक्शन, भाई टू डिटरमिन नेट प्रॉफिट। अगर आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं पता होंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल में से वो माइनस ही नहीं कर सकेंगे तो प्रॉफिट किस तरह आएगा। अब ये अहम चीज़ें हैं, इनको लाजमी देख लीजिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है चीज़ें, ये रिपीट होती हैं बार बार, कुछ नए एमसीक्यूज भी काफ़ी ज़्यादा इसमें, कुछ रिपीट वाले जो पास्ट पेपर्स में आते हैं वो भी हैं। ठीक है जी, ये आपका टेस्ट की डिस्कशन भी होगी बच्चों, चलें इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।